Welcome to today's lecture number 2 of solution chapter. Today we are going to study about solubility, dissolution and crystallization, solubility of solids and liquids, factors affecting solubility of solids and liquids, then solubility of gases and liquids, and factors affecting of solubility of gases and liquids. So let's study what is solubility. Solubility means the amount of solute which gets dissolved in a certain amount of solvent. तो किसी भी सॉल्वेंट की या किसी भी सॉल्यूट की जो कैपेसिटी होती है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी. ठीक है. आज जो हम सॉल्युबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमने कल पढ़ा था डिसॉल्यूशन. आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन इज जस्ट अपोजिट टू डिसॉल्यूशन. क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन? Yesterday we have studied when a certain amount of solute is dissolved in solvent, that process is called as dissolution. But अगर किसी कंटेनर में हमारे पास सॉल्वेंट है और उसमें कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स पहले से हैं, ठीक है. अब इस कंटेनर में जो आपके पास सॉल्वेंट है और उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, अगर हम उसमें और सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करते हैं, क्या करते हैं? और सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद ये जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स है सॉलिड फॉर्म में जो हमने अभी अभी ऐड किया, वो जब आपके दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि ऑलरेडी सोल्यूशन में पहले से थे, जब उसके साथ क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं. देयर इज अ collision between the solute particles present in the solution and the solute particles which we have added. तो जब वो आपस में कोलाइड करते हैं, so they get coagulated or we can say they get precipitated. तो यहाँ पर क्या हो जाता है? precipitation हो जाता है collision से. ठीक है. तो यानी कि जो आपके solute particles है they get combined and they get converted into crystals. So this process is called as crystallization. ठीक है. तो crystallization किस केस में होता है? This condition takes place in supersaturated solution. कल हमने पढ़ा था supersaturated solution. तो ये कंडीशन कब आती है? supersaturated कंडीशन में आती है. यानी कि जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंबाइन होता है, दे फॉर्म सॉल्यूशन, बट इन द केस बाय द हेल्प ऑफ डिसॉल्यूशन. बट इन द केस ऑफ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, जो आपका सोल्यूशन है, जब हम उसमें और सॉल्यूट अमाउंट ऐड करते हैं तो कोलिजन के बाद वो वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सॉल्यूट यानी कि सॉलिड पार्टिकल में. तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रिस्टलाइजेशन. ओके. चलिए, अब नेक्स्ट है अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. हर तरह के स्टेट ऑफ मैटर की सॉल्युबल होने की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? उस सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड करती है कि उसका नेचर कैसा है. कल मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा फैक्टर है सॉल्युबिलिटी का, वो है हीट. एक और फैक्टर है जिसे हम बोलते हैं प्रेशर. और हीट और प्रेशर के साथ साथ जो मेन फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूट. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स. solubility of solids
in liquids। यानी कि जब हम कोई सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में ऐड करते हैं तो एक होमोजेनस सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। हम कोई भी सॉलिड अगर किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो हमें कैसा मिलता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट होगा आपका सॉलिड और लिक्विड होगा आपका सॉल्वेंट। यहाँ पर जो पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है इनके नेचर पे। तो सबसे पहला फैक्टर जो है, अगर हम देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या हम देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो पहला फैक्टर जो है वो पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो आपके सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स या सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं लिक्विड फॉर्म में, वो दो टाइप के होते हैं। वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, ठीक है। वो वोलेटाइल भी हो सकते हैं और नॉन वोलेटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर सॉल्यूट की। पोलर मतलब पोलैरिटी, दैट मीन्स अगर किसी कंपाउंड में दोनों तरह के चार्जेस प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, अगर दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे पोलर कंपाउंड। यानी कि इफ अ कंपाउंड or a molecule contains both a cation or and an anion part, that molecule is called as polar molecule or polar solute or polar solvent. Another one is non-polar, that means the molecule or compound which does not have any charge, nor cation or anion, दोनों में से किसी तरह का चार्ज नहीं होता, इसलिए हम उसे बोलते हैं नॉन पोलर। तो हमने पढ़ा है कि ऑलवेज पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। कोई भी आपका पोलर सॉल्यूट है वो किसी भी पोलर सॉल्वेंट के साथ ही कंबाइन होगा। नॉन पोलर सॉल्यूट कभी भी पोलर सॉल्वेंट के साथ या पोलर सॉल्यूट कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ कंबाइन नहीं होता। हमेशा पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्यूट का ही कॉम्बिनेशन होता है और नॉन पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट का ही कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं अमोनिया, क्या NaCl, ठीक है। NaCl, NH3 ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, या हम बोल सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जो इजीली किसी भी पोलर सॉल्वेंट के साथ, पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर के साथ ये इजीली कंबाइन हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल मींस एक ऐसा सॉल्यूट जो कि इजीली फ्लो करे, यानी कि वेपराइज हो सके और उसके पार्टिकल्स मूवमेंट शो करें। ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम बोलते हैं वोलेटाइल पार्टिकल्स या वोलेटाइल सॉल्यूट। जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो ऐसा सॉल्यूट होता है जो कि मूवमेंट शो नहीं करता, या हम बोल सकते हैं कि वो वेपराइज नहीं होता, ठीक है। ये बात तो हो गई नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। एक नेचर और होता है जिसमें कि आपका जो पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल, वो दोनों आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। क्या होता है? वो दोनों आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो केमिकली कंबाइन नहीं होते। तो जो आपका
फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। अगर पोलर मॉलिक्यूल होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट के साथ ही कंबाइन होगा और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो नॉन पोलर सॉल्यूट को ही अपने में डिसॉल्व करेगा और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। So in case of solubility of solid in liquid, हम तीन तरह के रिएक्शंस देखते हैं। आपने तीन तरह के रिएक्शंस पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ हीट। वन इज एंडोथर्मिक, द अनदर वन इज एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक क्या होता है कि जहां पर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें रिएक्टेंट को हीट करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके उसे हीट करना पड़ेगा। When heat is absorbed to complete a reaction, the reaction is called as endothermic reaction। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में जो आपके डेल एच की वैल्यू है that is always positive, or we can say that the value of del H is always greater than 0. What is del H? It is change in enthalpy. कोई भी रिएक्शन होती है, अगर हम उसमें हीट ऐड कर रहे हैं या उससे हीट इवॉल्व हो रही है तो देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होता है। तो जो टेम्परेचर चेंज होता है दैट वी मेजर इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी, एंड दिस चेंज इन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। So when solute is added to solvent and when this mixture is heated, it gives us a solution. तो अगर del H की वैल्यू पॉजिटिव है, this indicates what? When we increase temperature, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगी? कल मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट पार्टिकल को हीट करते हैं तो इट गेट्स एक्सपैंड, और जब वो एक्सपैंड होता है तो उसे ज्यादा स्पेस मिलती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने में डिसॉल्व कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्टेंट्स को, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को, तो वो क्या करता है? सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। बट इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर हम यहीं पर क्या कंसीडर करें? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर करें। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर रिएक्शन के बाद जो हीट एनर्जी है वो इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक में हम हीट एब्सॉर्ब कर रहे थे, बट एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर जो आपका del H है, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी है, वो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन where change in enthalpy is always negative. That means कि del H की जो वैल्यू होगी that will be always less than 0. एंडोथर्मिक में del H की वैल्यू 0 से ग्रेटर थी, but in the case of exothermic reaction the value of del H will be less than 0. यानी कि जब हम यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो हमें यहाँ पर हीट देनी नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के बाद हीट ऑटोमेटिकली इवॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लाइम में वाटर मिक्स करते हैं तो क्या होता है? वो सॉल्यूशन पूरा का पूरा हीट अप हो जाता है।
HCl और वाटर का मिक्सचर करते हैं तो वाटर पूरा का पूरा हीट अप हो जाता है वो सोल्यूशन। क्यों? बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो हीट इवॉल्व कर रहा है, हमें एक्सटर्नल हीट उसे प्रोवाइड करने की नीड नहीं होती, वहां पर हीट एनर्जी का लॉस होता है। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ del H इज नेगेटिव। अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही थी, यहाँ पर उल्टा होगा। जो आपका टेम्परेचर है अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी? डिक्रीज होगी। यहाँ पर आपकी सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि हियर the temperature is inversely proportional to the solubility of solute। ठीक है, अब ये जो केसेस हम पढ़ रहे हैं ये किसके बेस पे पढ़ रहे हैं? आपने 11th में पढ़ा था ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अगर आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये हमने 11th में पढ़ा था। What does ली चैटलियर्स प्रिंसिपल says? कि किसी भी रिएक्शन में अगर हम उसका कोई भी फैक्टर चेंज करते हैं, वेदर दैट फैक्टर इज टेम्परेचर और प्रेशर और नेचर और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर हम इन फैक्टर्स में किसी भी तरह का चेंज करते हैं तो रिएक्शन विल ऑटोमेटिकली प्रोसीड टू द डायरेक्शन वेयर एन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ठीक है, किसी भी फैक्टर को चेंज करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे, प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट इंक्रीज या डिक्रीज करने पे, उस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए उस रिएक्शन को जिस डायरेक्शन पे फ्लो करना होगा वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन पे टर्न हो जाती है, वेदर द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। It depends on the condition of that particular reaction। तो ये जो दोनों हमने फैक्टर्स पढ़े सॉल्युबिलिटी के, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, ये बेसिकली किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक कंडीशन और आती है टेम्परेचर की, दैट इज कॉल्ड एज द थर्ड कंडीशन, जहां पर एक सॉलिड पार्टिकल अपने एक फॉर्म से दूसरे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या? जहां पर आपका एक सॉलिड पार्टिकल उसका एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं Na2SO4 .10H2O, यानी कि सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। अगर हम इसको हीट करते हैं अबव 32.8 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इसे कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं? 32.8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम इसे हीट करते हैं, सो दिस सॉलिड फॉर्म सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट विल ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम सल्फेट। क्लियर? अब जब सोडियम सल्फेट का जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, यानी कि बिलो 32.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सोडियम सल्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो ये जो आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर ट्रांजिशन हो रहा है, किसका ट्रांजिशन? सोडियम सल्फेट सॉलिड का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है सॉलिड और उसके नेचर पे कि वेदर the temperature along with the temperature solubility will increase or decrease, यानी कि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के पॉइंट पे या अलग अलग टेम्परेचर के पॉइंट पे वैरी करता है। कंटिन्यूसली या कंसिस्टेंटली ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, ये वेरिएबिलिटी शो करता है।
So this is the third condition where the solubility of solid in liquids depends on temperature. तो यहाँ पर टेम्परेचर की डिपेंडेंसी पे हमने 3 केसेस देखे. फर्स्ट इन द एंडोथर्मिक वेयर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द solubility. Second, exothermic reaction where temperature is inversely proportional to the solubility. And the third condition where the solubility varies with the temperature. Clear? Now the third factor on which solubility depends is the pressure. The third factor is pressure, which affects the solubility. So solid is a state of matter which does not gets affected by pressure. प्रेशर का सॉलिड पे और लिक्विड पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता. हाँ, बहुत स्लाइट इफेक्ट होता है विच इज नेग्लिजिबल, यानी कि देयर इज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर और व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन देम. तो क्या होगा, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल वी टेक NaCl, हमने क्या ले लिया, सोडियम क्लोराइड. अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स करते हैं और उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, सो सपोज हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया, अराउंड 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर हमने अप्लाई किया. तो 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी solubility में जो डिफरेंस आएगा that will be only 2.3%. कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 2.3%. and this value is almost negligible. यानी कि सॉलिड की solubility पे प्रेशर का negligible इफेक्ट होता है. क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा solubility of solids in liquids and the factors which affect solubility of solid in liquid. Now let's proceed towards the solubility of gases in liquids. Next one is solubility of gases in liquids. गैसेस भी लिक्विड में soluble होती हैं, उनके भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो the amount of gases या the amount of gas which is dissolved in a certain amount of solvent is called as the solubility of gases in liquids. ठीक है, फैक्टर्स देखते हैं. पहला फैक्टर सेम, नेचर ऑफ गैस. हर एक गैस का जो एक्सटेंट है सॉल्युबिलिटी का किसी भी सॉल्वेंट पे वो डिफरेंट होता है, कभी भी सेम नहीं होता. हर गैस का नेचर अलग अलग होता है. कुछ गैसेस होती हैं जो बहुत ज्यादा डेंस होती हैं, कुछ होती हैं जो कम डेंस होती हैं. डिपेंड करता है उनके नेचर पे कि उनका नेचर कैसा है, और उनके नेचर पे ही डिपेंड करता है कि वो कितने एक्सटेंट पे किसी भी लिक्विड में सॉल्युबल हो पाएंगी या डिसॉल्व हो पाएंगी. तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो ये है कि वेदर दे गेट केमिकली कंबाइंड विद द लिक्विड सॉल्वेंट और नॉट. दो तरह की गैसेस होती हैं, एक जो सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट होती हैं, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं, और कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती. दैट मीन्स जो केमिकली रिएक्ट नहीं होती. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. These are certain gases which do not react chemically with water. जैसे एग्जाम्पल एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, वाटर से. वाटर में ऑक्सीजन
डिसॉल्व होती है बट केमिकली कंबाइंड नहीं होती। इसीलिए नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, हाइड्रोजन गैस, इन सब का जो एक्सटेंट है सॉल्युबिलिटी का वो लेस होता है। दे शो लेस extent of solubility in liquids. Why? Because they cannot get chemically combined with water. हाँ, लेकिन अगर हमें इसे soluble करना है, chemically react करना है, so they get chemically reacted with ethyl alcohol very easily. आपने सुना होगा कि there are two types of solvent. Water is called as the universal solvent. Water क्या कहलाता है? Universal solvent. लेकिन वाटर के अलावा जो सॉल्वेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल। तो ये कुछ गैसेस हैं जो कि इथाइल अल्कोहल यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली कंबाइन होती हैं बट वाटर के साथ कंबाइन नहीं होती। एक रीजन और है इसका, हमने जब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो दीज गैसेस आर नॉन पोलर, तो ये वाटर के साथ केमिकली कंबाइन नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है। सेकेंड केस जैसे NH3, ठीक है, HCl, SO2, these are certain gases which when combined with water they gets dissolved by forming chemical bond. तो जो आपका अमोनिया है NH3, जब ये वाटर के साथ कंबाइन होगा तो ये बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NH4OH। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब अमोनिया वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये क्या बना रहा है, अमोनिया गैस जब वाटर के साथ कंबाइन हो रही है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जब HCl गैस किसके साथ कंबाइन होती है, वाटर के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। उसी तरह से SO2 जब वाटर के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। When sulfur dioxide combines with water it forms sulfurous acid। यानी कि ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो वाटर के साथ कंबाइन होकर के केमिकली रिएक्ट करती हैं और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। तो सॉल्युबिलिटी का जो एक्सटेंट होगा वो यहाँ पर ज्यादा होगा, यानी कि ऐसी गैसेस जो कि सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट होती हैं वो ज्यादा एक्सटेंट में सॉल्युबल होती हैं, यानी कि उनका सॉल्यूशन फॉर्म करने का जो एक्सटेंट है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया नेचर ऑफ गैस। नाउ द सेकेंड फैक्टर which affects the solubility of gases in liquids, that is temperature. Again, second factor is temperature. We know the property of gas. When we increase the temperature of gas, it expands. The kinetic energy of gases increases, due to which these particles of gases moves farther away from each other. जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं गैसेस का तो उसके पार्टिकल्स एक्सपैंड होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो इधर उधर भागते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जाते हैं, यानी कि उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी लिक्विड्स में। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैसेस सॉल्युबिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब गैसेस लिक्विड में कंबाइन होते हैं तो कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है,
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक या HCl गैस को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो जो सोल्यूशन बनता है वो एकदम हॉट हो जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जब हम गैस सॉल्यूट पार्टिकल्स का, तो सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है। ठीक है। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर इज प्रेशर। गैसेस को हम जितना कंप्रेस करते हैं, यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो पार्टिकल्स उतने क्लोज आते हैं, और वो जितना क्लोज आएंगे उतने ज्यादा डेंस होंगे, और जब वो डेंस होगा दैट मीन्स कि गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। यहाँ पर गैस किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और वो जैसे लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो लिक्विड और लिक्विड इजीली सॉल्यूबल हो जाते हैं, यानी कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट is directly proportional to the pressure which is applied on that particular solution. हम जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस उतनी ज्यादा कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होकर के वो इजीली उस लिक्विड में सॉल्यूबल हो जाएगी, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अब ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े या ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, इसी कॉन्सेप्ट पे हमें कुछ लॉज पढ़ने हैं। ठीक है। वो लॉज हम पढ़ेंगे अब हमारे थर्ड लेक्चर में। तब तक आपको ये सारे फैक्टर्स लर्न करने हैं, इसे अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, ताकि हम आगे के लॉज को इजीली समझ सकें और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकें। So be blessed. Have a nice day.